हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और बेहतरीन अंदाज में अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर को लेकर के, एक नए टॉपिक को लेकर के। जी हाँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख लिए ही हैं कि आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है। तो आज जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो बेसिकली रहने वाला है लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, है ना। कूलॉम के नियम के सीमाएं कि आखिर में कूलॉम के नियम हम कब कब लगा सकते हैं और कब कब नहीं लगा सकते हैं, उस चीज़ को हम आज प्योर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लेक्चर में बने रहिए, एक एक चीज़ को देखिए, ध्यान से समझिए। इसके बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर समय रहा तो हम साथ ही साथ इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी कवर कर लेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत को भी कवर कर लेंगे, है ना। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग का जो लेक्चर रहने वाला है ना, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, प्योर बात करने वाले हैं कूलॉम के नियम के सीमाएं। कूलॉम के नियम के सीमाएं, है ना। लिमिटेशंस लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम के नियम की अगर सीमाएं के बारे में बात करें अपन, तो क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है कूलॉम के नियम का, ना। कब कब कूलॉम का नियम लगा सकते हैं, कब कब कूलॉम का नियम वैलिड नहीं होता है, उसके बारे में अपन आगे आज सीखेंगे। तो अगर बात करें पहले कूलॉम के नियम, अगर हम लिख लें थोड़ा सा, तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले अगर कूलॉम का नियम अगर हम लिख लें, कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम के बारे में अगर बात करें, है ना, इसका स्टेटमेंट अपन नहीं लिख रहे हैं। कूलॉम का नियम सिंपल क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो चार्ज है, प्लस का मान लीजिए Q1 चार्ज है ना, इससे r दूरी पर, है ना, r दूरी पर एक और चार्ज है प्लस Q2, मान लीजिए दो चार्ज है, इन दोनों के बीच की दूरी अगर r है, तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल होता है, कौन बल, विद्युत बल होता है, वो बराबर होता है Q1 × Q2 अपॉन r² के, ठीक है ना। यही बात है, यही है कूलॉम का नियम ना, यही है कूलॉम का नियम, ठीक है ना। यही बोला है कूलॉम का नियम, है ना। हालांकि ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तब किया जाता है ना। पहले प्रोपोर्शनलिटी हम दिखा देते हैं कि F प्रोपोर्शनल होता है Q1 × Q2 बटा r² के, और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तब आता है यहाँ पे K, है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी कूलॉम का नियम बोलता ही है कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है, और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही होता है, बोलता है कूलॉम का नियम। अब सवाल आता है कि सर जो नियम है, कूलॉम के नियम की सहायता से जो फोर्स निकाला जाता है, कूलॉम का नियम कब कब वैलिड है, कब कब हम कूलॉम का नियम लगा सकते हैं, है ना, दो आवेशों के बीच के बल को ज्ञात करने में। क्या हमेशा लगा सकते हैं? क्या नहीं, कूलॉम का नियम आप हमेशा नहीं लगा सकते। इसका कारण ये है कि कहीं कहीं पे नियम फेल कर जाता है ना, तो हर जगह नहीं लगा सकते हैं। तो कहाँ लगा सकते हैं उसको अपन जानेंगे। लिमिटेशन में पढ़ना है सीमा, कि कहाँ लगा सकते हैं और कहाँ नहीं लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कूलॉम का नियम कहाँ लगा सकते हैं, और दूसरा बात करेंगे कूलॉम का नियम कहाँ नहीं लगा सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन भी होता है ना, कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन में भी कूलॉम का नियम लगता है। तो उसको भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्लियर है जी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कूलॉम का नियम कब लगता है ना। चाहे पॉइंट बाय पॉइंट पूरा डिस्कशन कर लेते हैं एक एक करके, है ना। कब लगता है और कब नहीं लगता है, ये क्या एक साथ ही सब पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले अगर बात करें कि कब लगता है कूलॉम का नियम, तो देखिए कूलॉम का नियम जो होता है ना, कूलॉम का नियम छोटी दूरियों से लेकर के बड़ी दूरियों के लिए लागू तो होता है, लेकिन बहुत छोटा दूरी के लिए लागू नहीं होता है। अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाए,
लगभग 10 के पावर -15 मीटर से कम हो जाए, मतलब एटम के रेडियस से अगर कम हो जाए तो उस कंडीशन में नियम लागू नहीं होगा। सॉरी, नाभिक के रेडियस से अगर कम हो जाए तो कूलॉम का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि नाभिक का रेडियस आप लोग पढ़े होंगे कि एक फॉर्म में होता है 10 के पावर -15 मीटर होता है ना। क्योंकि डिस्टेंस अगर बहुत कम हो जाता है, अगर मान ले नाभिक के रेडियस से छोटा डिस्टेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में वहां पे लगने लगता है न्यूक्लियर फोर्स, जिसको बोला जाता है नाभिकीय बल। कौन बल कहा जाता है? नाभिकीय बल, है ना। तो वहां पे नाभिकीय बल काम करने लगता है, तो वहां पे फिर कूलॉम के नियम का कोई मतलब रहता नहीं है। तो अगर दूरी का मान बहुत छोटा हो, बहुत छोटा मतलब अगर 10 के पावर -15 मीटर से अगर कम हो जाए तो उस कंडीशन में कूलॉम का नियम नहीं लगता है। क्लियर है? तो सबसे पहला बात तो ये हमको समझ में आया कि दूरी का मान है ना, दो आवेशों के बीच की दूरी ऐसे बोल लेते हैं, बहुत कम होने पर, बहुत कम मतलब 10 के पावर -15 मीटर। एक मिनट रुक जाइए, क्या लिखेंगे? दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी है ना, कितना? बहुत कम, बहुत कम। अब बहुत कम में कितना कम? 10 के पावर -15 मीटर, है ना। बहुत कम मतलब 10 के पावर -15 मीटर होने पर यह नियम लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। पहला बात, क्यों लागू नहीं होता है भाई? इसका कारण क्या है? क्योंकि जब डिस्टेंस का मान 10 के पावर -15 मीटर से कम हो जाता है तो उस कंडीशन में नाभिकीय बल लगने लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता है। और जब नाभिकीय बल लगता है तो फिर कूलॉम के नियम का कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे पहला बात तो वही याद रखिएगा कि जब दो आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर -15 मीटर से अगर कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में यह नियम नहीं लगेगा। ठीक है। सेकेंड बात, अगर दूरी का मान बहुत ज्यादा हो जाए तब भी यह नियम नहीं लगेगा। दूरी का मान बहुत ज्यादा होने पर भी यह नियम नहीं लगता है, कूलॉम का नियम। ठीक है ना। तो ये भी बात एक याद रखिएगा कि दूरी का मान बहुत ज्यादा होने पर, ठीक है ना, क्योंकि अगर डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में आर का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, और आर का बहुत ज्यादा होने का मतलब फोर्स लगभग टू टेंड कर देगा जीरो को। तो फिर आप एग्जैक्ट फोर्स नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। आप हाँ, आप इतना बोल सकते हैं कि फोर्स जीरो है, लेकिन एग्जैक्ट फोर्स नहीं बता पाएंगे कितना। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आर का बहुत ज़्यादा होगा तो एफ का मान बहुत कम हो जाएगा, और एफ का मान बहुत कम होने का मतलब आर लगभग अगर इनफाइनाइट को टेंड करे, लगभग इनफाइनाइट को, तो एफ टेंड कर जाएगा जीरो को। एफ का मान लगभग जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो में कितना होगा इसके बारे में आप नहीं बता सकते हैं। तो अगर दूरी का मान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में भी यह नियम लागू नहीं होता है। मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक होने पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। ये भी बात याद रखिएगा कि दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी, तो आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक होने पर भी, बहुत अधिक होने पर भी यह नियम लागू नहीं होता है, नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा। दूसरा, तो थर्ड पॉइंट में ये बात आप लिख सकते हैं कि जो कूलॉम का नियम है छोटी दूरियों से लेकर बड़ी दूरियों तक लागू होगा, लेकिन दूरी बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। बहुत छोटा मतलब छोटी दूरी होनी चाहिए, लेकिन बहुत छोटा मतलब 10 के पावर -15 मीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर दूरी इसके आसपास पहुंच गया, इससे कम हो गया, तो उस कंडीशन में कूलॉम का नियम नहीं लगेगा। या फिर अगर दूरी बहुत ज्यादा हो गया तब भी उस कंडीशन में यह नियम नहीं लगेगा।
ठीक है ना। तो छोटी दूरियों से लेकर बड़ी दूरियों तक लागू होगा, लेकिन ना तो दूरी बहुत कम होना चाहिए और ना तो दूरी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बहुत कम होने का मतलब न तो दूरी 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होना चाहिए और न तो दूरी बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए। उस कंडीशन में यह नियम फेल हो जाता है फिर, ठीक है ना। अच्छा, मतलब यह नियम छोटी दूरियों से बड़ी दूरियों तक लागू होगा, बड़ी दूरियों में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को जो हम बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वहाँ पे कूलम्ब का नियम फेल कर जाएगा। चीज़ें क्लियर है। हाँ, तो ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा बात और कुछ बात बताएं। तो अगर इसके बारे में बात करें अपन कूलम्ब के नियम के बारे में, तीसरा बात कि अगर मान लीजिए ये जो नियम है ना, ये जो नियम ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। पॉइंट चार्ज मतलब बिंदुवत आवेश के लिए। अगर दो चार्ज पॉइंट चार्ज है, बिंदुवत आवेश है, तो उस कंडीशन में यह नियम लागू होगा। लेकिन अगर यही चार्ज एक्सटेंडेड हो जाए, पॉइंट चार्ज का मतलब है छोटा छोटा चार्ज, लेकिन यही अगर चार्ज एक्सटेंडेड थोड़ा सा बड़ा चार्ज हो जाए, बड़ा चार्ज हो जाए, मतलब एक मान लीजिए गोला है उस पर पूरा आवेश वितरित हो जाए, तो उस कंडीशन में यह नियम फेल कर जाएगा, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिएगा कि यह नियम केवल बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है। यह नियम केवल बिंदुवत आवेशों के लिए, बिंदुवत आवेशों के लिए, आवेशों के लिए लागू होता है, लागू होता है ना। यह नियम केवल बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है। तो कौन आवेश के लिए लागू नहीं होता है भाई? तो एक्सटेंडेड चार्ज के लिए लागू नहीं होता है ना। जो बड़े बड़े जो आवेश होते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। तो चौथा पॉइंट में क्या लिख देंगे? यह नियम एक्सटेंडेड चार्ज के लिए, यह नियम एक्सटेंडेड चार्ज के लिए, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। अब सवाल आया सर एक्सटेंडेड चार्ज क्या है? हाँ, पॉइंट चार्ज तो समझ में आ रहा है, छोटा छोटा चार्ज है ना, लेकिन ये एक्सटेंडेड चार्ज क्या है भाई? तो थोड़ा सा अगर एक्सटेंडेड चार्ज के बारे में बात करें अपन, एक्सटेंडेड चार्ज क्या होता है थोड़ा सा अगर देखें, एक्सटेंडेड चार्ज आराम से समझिए, मस्त समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा बाबू। एक्सटेंडेड चार्ज के लिए अगर बात करें अपन, एक्सटेंडेड चार्ज क्या होता है? तो एक्सटेंडेड चार्ज होता है जैसे मान लीजिए आपके पास एक गोला है, आपके पास क्या है? गोला है ना, और इस गोले पर आवेश पूरा वितरित है, ये गोला है और इस गोले पर पूरा आवेश वितरित है, पूरा बटा हुआ चार्ज है, इस पर पूरा फैला हुआ है ना। कोई दिक्कत है क्या? या फिर आपके पास एक छड़ है यूं, ठीक है, आपके पास एक छड़ है और इस छड़ पे पूरा चार्ज फैला हुआ है, पूरा चार्ज वितरित है इस छड़ पे। तो इस प्रकार का जो चार्ज होता है ना, जो एक मतलब वितरित होता है पूरा बड़े बड़े वस्तुओं पर पूरा चार्ज वितरित होता है, इस प्रकार के चार्ज को एक्सटेंडेड चार्ज कहा जाता है। तो अगर चार्ज एक्सटेंडेड हो जाए, जैसे मान लीजिए ये जो गोला है, मान लीजिए यहाँ पे एक गोला आ गया, इस पर पूरा चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पूरा चार्ज फैला हुआ है और इससे कुछ दूरी पर एक और गोला आ गया, इससे मान लीजिए कुछ दूरी पर एक और गोला आ गया, ठीक है जी, और इस पर भी पूरा चार्ज फैला हुआ है। आराम से समझिएगा जो बोल रहे हैं अपन। और इस गोले पर चार्ज है मान लीजिए प्लस का 4 कूलम फैला हुआ है और इस गोले पर चार्ज है मान लीजिए प्लस का 10 कूलम फैला हुआ है, पूरा एक्सटेंडेड चार्ज है। इन दोनों के बीच की दूरी अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और हम यहाँ पे कूलम का नियम लगाएंगे। कूलम के नियम से अगर फोर्स फाइंड आउट करेंगे, मान लीजिए फोर्स के बराबर Q1 × Q2/r², तो यहाँ पे यह नियम हम लगा नहीं सकते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहेंगे कि कूलम का नियम लगा करके
कूलॉम का नियम लगा करके इन दोनों के बीच का हम फोर्स फाइंड आउट कर ले, तो नहीं बाबू, यहाँ पे इस कंडीशन में एक्सटेंडेड चार्ज है और इस स्थिति में कूलॉम का नियम नहीं लागू होगा। इस स्थिति में कूलॉम का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है ना। इस गोले का भी कुछ रेडियस मान लीजिए, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, ऐसा कुछ है, तो ये एक्सटेंडेड चार्ज है और यहाँ पे आप कूलॉम का नियम नहीं लगा सकते इस कंडीशन में। समझ में आ रहा है ना। केवल पॉइंट चार्ज के लिए लागू होते हैं कि अगर छोटा छोटा चार्ज है, दो पॉइंट चार्ज है, तो उन आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उसको अपन आप कूलॉम के नियम की सहायता से निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और यहाँ याद रखिएगा कि जो एक्सटेंडेड चार्ज है ये भी पॉइंट चार्ज बन सकता है। दो एक्सटेंडेड चार्ज भी क्या बन सकता है? पॉइंट चार्ज बन सकता है। कब? जब उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो तब। क्योंकि अगर दूरी बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मतलब दूरी बहुत ज़्यादा अगर होगा तो होगा क्या कि जो चार्ज है, आराम से देखिएगा, कि जो चार्ज है मान लीजिए इतना बड़ा है, इस चार्ज को जैसे जैसे दूर ले जाएंगे वैसे वैसे छोटा होता है, मतलब छोटा हमको दिखेगा। आप ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया कभी? आप लोग पहाड़ पे चढ़े होंगे और नीचे के आप लोग किसी आदमी को देखे होंगे तो आप बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है ना, लगता है कि बूचे बूचे हैं। जस्ट वही काम यहाँ पर भी होता है कि अगर दो एक्सटेंडेड चार्ज के बीच का दूरी अगर बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में वह पॉइंट के चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है और तब वहाँ पे कूलॉम के नियम लगा सकते हैं। क्लियर है जी? तो ये बात भी याद रखिएगा, है ना। तो फिर ढेर के मन में रिस्ट्रिक्शन है कि सर की दूरी का मान, है ना, आप तो बताए कि दूरी का मान बहुत अधिक होने पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। बहुत अधिक होने का मतलब क्या है? बहुत अधिक होने का मेरा मतलब है जो बहुत अधिक यहाँ है ना, यहाँ शब्द एक लिखा गया है बहुत अधिक। इस बहुत अधिक से मेरा तात्पर्य है बाबू, ये बहुत अधिक से तात्पर्य है कि दूरी जो है ना इनफाइनाइट को टेंड नहीं करना चाहिए, लगभग इनफाइनाइट को टेंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि दूरी का मान इनफाइनाइट को टेंड कर गया, है ना, दूरी का मान इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा, एग्जैक्ट फोर्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे हम। समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं हम चीजें, कि बहुत अधिक दूरी होने का मतलब है कि दूरी का मान इनफाइनाइट लगभग नहीं होना चाहिए, है ना। दूरी का मान बहुत ज़्यादा होने का मतलब यही है, इनफाइनाइट से तात्पर्य है। समझ में आ रहा है चीज़ें? हाँ, तो दूरी दो आवेशों के बीच की दूरी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, लगभग इनफाइनाइट को टेंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर दूरी का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, लगभग इनफाइनाइट हो जाए तो उसका निशान फोर्स जीरो हो जाएगा। फिर वहाँ पे एग्जैक्ट फोर्स आप नहीं बता, सिंपल आप बोल दोगे कि फोर्स जीरो है ना। समझ में आ रहा है ना, बस यही बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए हम क्या बोले, तो क्या एक्सटेंडेड चार्ज भी पॉइंट चार्ज बन सकता है? हाँ, यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या एक्सटेंडेड चार्ज भी पॉइंट चार्ज बन सकता है? बन सकता है ना, बन सकता है नहीं बन सकता है? तो हाँ बन सकता है जी, बिल्कुल बन सकता है, हाँ बन सकता है। लेकिन कब बनेगा भाई? जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक हो, है ना। कब बनेगा? कब बनेगा? जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक हो। अब यहाँ पे बहुत अधिक से मतलब ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट, नहीं, बहुत अधिक का मतलब इनफाइनाइट नहीं, हाँ बहुत ज़्यादा होना चाहिए लेकिन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए फिर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ इनफाइनाइट से मतलब था। तो जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो बड़ा बड़ा दिख रहा है ना हमको, या छोटा छोटा दिखेगा, तब यह पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है जी, तो यही है। देखिए, पॉइंट चार्ज लेने का सेंस सिर्फ इतना है कि जो दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होना चाहिए, जो आर का मान होता है ना, ये आवेश के रेडियस से ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी
का रेडियस से कोई कंपैरिजन नहीं रहना चाहिए, है ना। मतलब ये जो r का मान है, ये जो r जो दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है, ये आवेशों के रेडियस से क्या होना चाहिए, मतलब r मतलब आवेश का जो रेडियस है उससे बहुत 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 ज़्यादा होना चाहिए, उससे कोई कंपेरेबल होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोचा हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस जो है ना, रेडियस आवेश का जो रेडियस है ना, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये क्या हो जाएगा, कंपेरेबल। मतलब ये जो r1 का मान है या फिर r2 का जो मान है, रेडियस जो है, ये इससे क्या है, इससे बहुत कम नहीं है, ये दोनों आपस में कंपेरेबल है। मतलब ये जो 10 है ना, और 10 ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो 10 सेंटीमीटर है, इसका मान इससे बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे ये भी कंसिडर हो जाएगा, मतलब वो है। लेकिन अगर यही दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत बढ़ा दिया जाए, बहुत दूर कर दे दोनों आवेशों को, तो बहुत दूर कर देंगे तो ये जो दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और रेडियस क्या हो जाएगा, उसके कंपेयर में बहुत कम रहेगा। समझ में आ रहा है ना, बात ये होना चाहिए दरअसल। क्लियर है चीज़ें, हाँ। तो इसलिए जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर बहुत ज़्यादा कर दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में ये दोनों भी कौन चार्ज की तरफ बिहेव करने लगेगा, पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करने लगेगा। ठीक है जी। तो एक्सटेंडेड चार्ज भी पॉइंट चार्ज बन सकता है, लेकिन हाँ कंडीशन वही है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने फोर्थ लिमिटेशन को जाना। 5 लिमिटेशन क्या है, 5 लिमिटेशन क्या है, पांचवा लिमिटेशन ये है कि जो कूलॉम का नियम है, अगर मान लीजिए एक चार्ज स्थिर रहेगा और दूसरा गतिशील रहेगा तब ये नियम लगेगा। जब एक आवेश स्थिर हो और दूसरा गतिशील हो तब यह नियम लगता है। लेकिन अगर दोनों आवेश गतिशील हो जाएगा तब नियम नहीं लगेगा। नियम कब लगेगा, जब दोनों आवेश स्थिर हो तब यह नियम लगेगा। एक स्थिर हो एक गतिशील हो तब भी लगेगा, लेकिन अगर दोनों गतिशील हो जाएगा तो यह नियम नहीं लगेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पांचवा में क्या बोलेंगे कि जब दोनों चार्ज स्थिर हो, जब दोनों आवेश स्थिर हो तो यह नियम लागू होता है, तो यह नियम लागू होता है। लागू होता है। अच्छा, छठा पॉइंट, अच्छा दोनों स्थिर रहेगा तो लगेगा। अच्छा एक स्थिर एक गतिशील रहा तो लगे नहीं लगेगा, हाँ वो उस कंडीशन में भी लगेगा, है ना, कि जब एक आवेश स्थिर और दूसरा गतिशील हो तब भी यह नियम लागू होता है। तो याद रखिएगा कि जब एक आवेश स्थिर एवं दूसरा आवेश गतिशील हो तो यह नियम लागू होता है। अच्छा, सातवां पॉइंट क्या है कि अगर दोनों गतिशील हो जाए तब, तब यह नियम लागू नहीं होगा। अगर दोनों आवेश गति में आ जाए तब यह नियम लागू नहीं होता है। याद रखिएगा कि जब दोनों आवेश गतिशील हो, जब दोनों आवेश गतिशील हो तो यह नियम लागू नहीं होता है, तो यह नियम लागू नहीं होता है। सही है। तो इतना लिमिटेशंस था कूलॉम्ब के नियम का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सही है, इतना याद करेंगे आप, इतना लिख देंगे एग्जाम में है, अगर आएगा इतना पॉइंट लिख देंगे तो आपको एकदम नंबर दे दिया जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, अध्यारोपण का सिद्धांत का। वो भी तो छोटा टॉपिक है, कवर कर ही लेंगे अपन। हम बात करें अध्यारोपण के सिद्धांत का।
अध्यारोपण के सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए तो यहाँ पे एक चार्ज है Q0, छोटा सा चार्ज है एक, समझिएगा चीज़ों को, चीज़ें पूरा समझ में आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है Q0 और इसके आसपास बहुत सारे चार्ज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है ना, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 है ना, यहाँ पे मान लीजिए कि एक चार्ज है Q3, और ऐसे करते 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 मान लीजिए यहाँ एक चार्ज है Qn। तो एक बात बताइए, इस सब आवेश की वजह से इस पर बल लग रहा होगा, लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा जी। जैसे मान लीजिए Q1 जो चार्ज है इस पर फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा किधर लगाएगा बताइए, आप खुद बताइएगा। Q1 जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा इधर, मान लीजिए फोर्स लगाया F1, सही है। Q2 भी तो लगाएगा, ये छोड़ देगा नहीं, ये भी लगाएगा। तो मान लीजिए इस पर फोर्स लगाया इधर, आराम से समझिएगा, ये मान लीजिए इस पर फोर्स लगाया इधर, ठीक है। Q2 जो है ना इधर फोर्स लगाया, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगाया है ना, ये कितना लगाया F2 लगाया। तो क्या Q3 छोड़ेगा बाबू? नहीं, Q3 भी लगाएगा, Q3 भी लगा दिया। थोड़ा सा घिसघिसा हो जा रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, थोड़ा सा समझिएगा, जगह थोड़ा कम है ना, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको ढंग से समझ में आ जाए सारी चीज़ें। यहाँ पे एक चार्ज है मान लीजिए Q0 और इसके आसपास बहुत सारे चार्ज है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ है Q2, इधर है Q3 है ना, यहाँ पे है Q3, और ऐसे करते करते मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है, इनवा चार्ज है Qn। और है क्या ऐसी, आराम समझिएगा, चीज़ें क्लियर से एकदम ढंग से समझ में आएगी, है ना। n चार्जों का सिस्टम है। तो अगर मान लीजिए इस पे Q1 पर लगने वाला फोर्स बात करें तो Q1 की वजह से भी इस पर फोर्स लगेगा, Q0 पर, Q2 के वजह से भी लगेगा। तो मान लीजिए Q1 Q2 पर जो फोर्स, सॉरी Q1 जो Q0 पर फोर्स लगा रहा है वो इधर लगा रहा है सीधा स्ट्रेट एकदम, ठीक है जी। कितना लगा रहा है? F1। अच्छा, Q2 भी तो लगाएगा, तो Q2 भी ऐसे लगा रहा है, Q2 कितना लगा रहा है? F2, ठीक है, F2 लगा रहा है, F2 है, थोड़ा छोटा है, समझ जाइएगा। Q3 भी लगाएगा, हाँ लगाएगा, तो Q3 किधर लगाएगा? ऊपर, ऐसा, ये है F3, और ऐसे करते करते जितने भी चार्ज होंगे सब लगा रहे होंगे, लास्ट में ये लगा रहा होगा Qn, ठीक है। लास्ट में जो फोर्स लगा रहा होगा ना, ये है मान लीजिए Qn, और Qn जो फोर्स लगा रहा है ऊपर की दिशा में यहाँ पे लगा रहा है, तो कितना लगा रहा है? Fn। इसके बीच में और भी फोर्स लग रहे होंगे, है ना, जैसे कोई दिक्कत है, जैसे मान लीजिए कि 4 ऐसे बहुत सारा फोर्स लग रहे होंगे, n चार्जों के कारण अपन बात कर रहे हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत जो बोलता है, अध्यारोपण का सिद्धांत ये बोलता है कि अगर कोई आवेश है और उस आवेश के आसपास बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, आवेश पर जो लगने वाला नेट फोर्स है, इन सभी आवेशों के कारण जो अलग अलग बल है F1 F2 F3 F4 ऐसे करके Fn, उस सबके सदिश योग के बराबर होता है। मतलब 2 या 2 से अधिक आवेशों के निकाय में किसी आवेश पर लगने वाला बल उन सभी आवेशों के सदिश योग के बराबर होता है। यही बात बोला गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, कि यहाँ पे जो आवेश Q0 था, Q0 जो आवेश है, तो Q0 पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा? इन सभी बलों के, है ना, सदिश योग के बराबर होगा। मतलब F नेट की अगर बात करें, F नेट Q0 पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा F नेट, है ना, F नेट की अगर बात करें, किस पर लगने वाला फोर्स है? Q0 पर लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा? F1 प्लस F2 प्लस F3, है ना, वेक्टर F3, और प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते प्लस क्या? Fn। जितना भी बल है सभी बलों के सदिश योग के बराबर, जितना भी बल लग रहा है सभी बलों के कौन योग के बराबर? वेक्टर सम अर्थात सदिश योग के
बराबर, यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या है, एफ नेट जो है ना, एफ नेट क्या है, क्यू नोट पर लगने वाला परिणामी बल। क्यू नोट पर लगने वाला कौन बल, परिणामी बल। क्यू नोट पर लगने वाला परिणामी बल है जी एफ नेट, ठीक है ना। और एफ नेट है कितना, जितना भी चार्ज था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ से Q4 होगा, Q5, Q6 ऐसे करते करते यहाँ Qn है। तो इन सब आवेशों के कारण यहाँ पे चार्ज जो है Q नोट, इस पर फोर्स लग रहा था। यहाँ पे चार्ज क्या है, Q नोट, इस पर फोर्स लग रहा था। Q1 लगा रहा था F1, Q2 F2, Q3 F3, Q4 F4, ऐसे करके Q1 Fn लगा रहा था। तो इस पर लगने वाला अगर नेट फोर्स के बारे में बात करें कि इस पर कितना बल लग रहा है, तो इस पर इतना सारा बल लग रहा है, इतना लग रहा है, तो इसका नेट फोर्स, इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। तो आप क्या कीजिए, इन सब बलों का वेक्टर सम कर दीजिए, सदिश योग कीजिए, वही इस पर लगने वाला नेट फोर्स होगा। और यही कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है, आवेशों के किसी निकाय में, आवेशों के किसी निकाय में, आवेशों के किसी निकाय में किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, है ना। आवेशों के किसी निकाय में किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उन सभी आवेशों के उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। सही है चीजें, यही है आपका बहु अध्यारोपण के सिद्धांत कि आवेश का ये सिस्टम था, पूरा निकाय था, और इस निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, है ना, किसी आवेश पर लगने वाला बल, है ना, सभी आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा नेट फोर्स। समझ में आ गया, क्लियर है। तो यही है, वही तो बोला, आवेशों के किसी निकाय में किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही बोलता है कौन, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज 2 टॉपिक पूरा ढंग से क्लियर हो गया होगा। पहला है ना, कूलॉम के नियम के सीमाएं, कि कूलॉम के नियम को कब लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते हैं। और सेकेंड जो टॉपिक है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत, ये भी आप लोगों को ढंग से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, है ना। और अगले लेक्चर में बेसिकली हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, प्रश्न करेंगे, अलग अलग टाइप के प्रश्न करेंगे, और वैसे प्रश्न करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस प्रकार का प्रश्न अपन करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। आपको अगर आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, है ना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्या, अगर आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस चैनल का सपोर्ट हो और हम इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेकर के आते रहें, है ना। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, है ना, रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपका फीडबैक, आपके फीडबैक से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर।